गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब फोकस में। चलिए डियर स्टूडेंट, अपने प्रीवियस क्लास में हमारा मैटर से संबंधित जो भी चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रीवियस क्लास में मैटर और मिक्सचर दोनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी पूरी 7 क्लास हुई है डियर स्टूडेंट्स हमारी। अब हम न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं जो कि एटम है। तो एटम के बारे में स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट। अब मैटर और मिक्सचर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना मैटर और मिक्सचर से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैटर और मिक्सचर। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये जो क्लास होगी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और थ्योरी बेस भी एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी, जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एटम्स। एटम के बारे में जानेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटम के बारे में जानेंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोस्टली स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो एटम कंप्लीट हो गया। तो एटम कंप्लीट हो गया तो चल जाएगा काम। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल बेस से जानेंगे, बिल्कुल ही बेस से जानेंगे कि क्या हुआ। एटम से पहले क्या थ्योरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से पहले क्या थ्योरी दी गई थी, क्या क्लासिफिकेशन दिया गया था। बहुत से साइंटिस्ट वगैरह ने, महर्षि वगैरह ने बहुत से इसके बारे में क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसके बारे में जानेंगे आज की अपनी क्लास में, और धीरे धीरे पूरा ही कवर अप करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, देन बाद में हम एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट वैसे पढ़ चुके हम, लेकिन एलिमेंट को एक एक क्लासीफाई किए जाएंगे। फिर हम समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल को इजीली से अंडरस्टैंड करेंगे क्या है, उसके बारे में क्या दिया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना एटम शुरू कहते हैं। एटम मीन्स परमाणु। परमाणु क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटम क्या होता है। अब अज्यूम कीजिए कोई दीवार है, कोई दीवार है। आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। पहले आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। तो इंडियन फिलोसफर, एक इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ये एक इंडियन फिलोसफर थे। इनके अकॉर्डिंग एटम क्या था, परमाणु क्या था, इनके अकॉर्डिंग एटम्स क्या था। तो ये जानेंगे। देखिए इंडिया के अंदर एंशिएंट पीपल क्या बोलते थे, पहले महर्षि वगैरह क्या बोलते थे कि जो भी मैटर है, या कोई भी मैटर है या फिर मनुष्य है, कितनी चीज़ों से मिलके बना है, 5 चीज़ों से मिलके बना है। आमतौर पर पढ़ा जाता है वायु से, आकाश से, जल से, थल से, नभ, आकाश, पृथ्वी, ये जो भी दे रखे थे हमारे 5 दिए गए थे। तो इनके अकॉर्डिंग बना गया था। लेकिन ये साइंस इनको नहीं मानती, साइंस इनकी थ्योरी को नहीं मानती, साइंस एक कंप्लीटली थ्योरी मानती। तो इसके अकॉर्डिंग महर्षि कणाद ने क्या बोला था एटम के बारे में। एटम के बारे में बोला, क्या बोला था। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये मार्कर है। महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग अगर मैं इस मार्कर के छोटे छोटे पीस करता चले जाऊंगा, इसके छोटे पीस कट हो गया, फिर इसके अलग अलग पीस करता चलूंगा, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इसका फर्दर डिवाइड नहीं किया जाएगा। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, एवरी चीज किससे मिलकर बनी, भाई मैटर से मिलकर बनी। हमने पीछे क्लास में ही पढ़ा है। तो अज्यूम कीजिए कि मैं ये मार्कर को कट करना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और कट किया मैंने, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक छोटा पार्टिकल बचेगा इसका, और इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जाएगा, इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जिस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको ही क्या बोला, एटम। उसको क्या बोला, एटम। महर्षि कणाद ने क्या बोला, भी जितनी भी ब्रह्मांड में या फिर जितनी भी पदार्थ, सभी के सभी वस्तुएं हैं, वे किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। लेकिन पदार्थ को हम अनंत काल तक
विभाजित करते जाएंगे, अनंत काल तक क्या करते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, एटम, परमाणु नाम दिया। उसको क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। ये 600 ईसा पूर्व की बात है, ये 600 ईसा पूर्व की बात है। इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद ने इसका नाम दिया था एटम्स का। इसके बाद ईरान, इराक बहुत से आए, इसके बाद बहुत से आए, ईरान के आए, इराक के भी आए, एक यूनानी भी आए। यूनानियों ने क्या बोला एटम के बारे में, देखिए डियर स्टूडेंट्स। अब वैसे है क्या एटम, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान के चलो ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है, और जो ये है इस दीवार की ईंट है, ये क्या है, ईंट है। अब कोई दीवार है, मान के चलो ईंट है, तो इस पूरी दीवार का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ईंट है, ईंट है ना। ऐसे ही मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, परमाणु है। तुम बोलोगे सर ईंट को निकालेंगे तो इससे चूरा निकलेगा, एक अजप्शन मान रखी है हमने, एक हमने अजप्शन मान रखी है। भाई चूरा को भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी ना जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वही सिचुएशन है कि भाई किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसी सिचुएशन को जो एटम लास्ट में बचा उसको क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। ऐसे ही यूनानी के दो साइंटिस्ट, ऐसे ही यूनान के दो साइंटिस्ट, ऐसे ही यूनान के दो साइंटिस्ट डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी एक एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने भी क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी। भाई जैसे महर्षि कणाद है, महर्षि कणाद ने बस एक एटम नाम दे दिया, परमाणु है भाई, कोई उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहां तक की थ्योरी दी इन्होंने, कब दी, 600 ईसा पूर्व। ये कब दी, 600 ईसा पूर्व दे दी भाई, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ये कहां से थे, यूनान से, ये कहां थे से, यूनानी से थे। इन्होंने भी एक क्या दी, एटॉमिक थ्योरी दी, एक परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या बोला, भाई जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, मैटर है, वो किसी न किसी सूक्ष्म कण से, अविभाजित सूक्ष्म कण से मिलके बने। अविभाजित पदार्थ है, अविभाज्य, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये 16वीं सेंचुरी की लगभग की बात है। इन्होंने क्या बोला, भाई जितने भी मैटर है, जितने भी क्या है, मैटर है या फिर पदार्थ है, हमने मैटर के बारे में समझा, मैटर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं कि अब आपको पता है कि मैटर क्या होता है। अब जितने भी पदार्थ है वे अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं। अविभाज्य कणों का मतलब यह है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये किसने बोला, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बोला, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने बोला, जो यूनानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको आगे परमाणु के बारे में थ्योरी दी। इसके बाद बहुत से रूल आए, बहुत से लोगों ने इग्नोर भी किया ऐसी थ्योरी को। आगे इसके बारे में लोगों ने रिसर्च भी किया, कई साइंटिस्ट इन्होंने प्रैक्टिकली भी नॉलेज कलेक्ट करके देखी, तो उसके बारे में अलग अलग रूल निकल के आए। इसके लिए हमें एक संयोजकता के नियम का आगे क्लासिफिकेशन करना होगा, उसको समझते हैं पहले, देन हम समझते हैं कि एटम क्या है। हम एटम तो समझ गए क्या है एटम, एटम वो चीज है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित रूल क्या है वो समझते हैं हम। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
अब रासायनिक संयोजन के नियम। अब इतनी थ्योरी देने के बाद बहुत से रूल रेगुलेशन बनने लगे। अच्छी बात ये रही थी कि यहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी किसी की भी खोज नहीं हुई थी। इनकी यहाँ तक की खोज किसी की भी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि डाल्टन के समय भी इनकी खोज नहीं हुई थी। नील्स बोर के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। तो मतलब इनके टाइम पे मतलब हर बार चेंज होते गए, तो थ्योरी को चेंज करते गए। भाई जितनी भी खोज होती गई, नियम में चेंज होता गया। ये नहीं था कि जो महर्षि कणाद वगैरह ने बोल दिया था वो गलत था। वो गलत नहीं था, वे उनके अकॉर्डिंग ठीक थे, लेकिन उनके टाइम पीरियड पे ये चीज़ नहीं थी। उनके टाइम पीरियड पे ये चीज़ खोज नहीं की गई थी। लेकिन जिसने जो रूल रेगुलेशन दिए थे वो ठीक दिए थे। उन पे समय समय की खोज होती गई और समय समय पे उन पे नियम, रूल रेगुलेशन बनते गए। ऐसे ही समय पे क्या आया, रासायनिक संयोजन का नियम। अब रासायनिक संयोजन के नियम, दो नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दो नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में भी लिख देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब कब दिया गया, 1789 में। किसने दिया, लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर ने दिया। अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बात थी। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, भाई जितने भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है। देखिए लेवोजियर ने क्या बोला, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें दो चीज तो हमेशा होती है। एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अभिकारक और उत्पाद। भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बनेगी, कहीं पे भी बनेगी, कैसी भी बनेगी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होंगे ही होंगे। उसमें ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। भाई कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी ना, तो उसमें जो मास होगा किसका, रिएक्टेंट का, जो रिएक्टेंट का मास होगा द्रव्यमान होगा, जो रिएक्टेंट का अभिकारक का द्रव्यमान होगा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं। देख डियर स्टूडेंट्स, अब मान के चले कोई भी केमिकल इक्वेशन है, हम मान लेते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे C प्लस में O2 क्या बनेगा, CO2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा। भाई C प्लस में O2 CO2 बनेगा। अब ये इस साइड वाली क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट का टोटल मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के
इक्वल होगा। कैसे देखिए, अब अज्यूम करो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 और एटॉमिक मास कितना 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, एटॉमिक मास कितना 16, एटॉमिक मास कितना 16। अब 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 16 इंटू 2 कितना हुआ 32। टोटल कितना हो गया ये 44। तो इस साइड का जो भी रिएक्टेंट दे रखा है इसका टोटल मास कितना हुआ 44। टोटल मास कितना हुआ 44। सेम यहाँ पे देख लो, सेम कार्बन है ना, कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 44। तो जो ये मास है रिएक्टेंट का वही मास किसका है प्रोडक्ट का, उत्पाद का, वही मास किसका है उत्पाद का है। और लिवाजियर ने एक क्या बात बोली, लिवाजियर ने ये बात बोली इस रूल के अकॉर्डिंग, ये बात बोली कि भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से किसी भी तत्व का, ध्यान से समझो ना, किसी भी तत्व का मास का न तो सृजन किया जा सकता, क्रिएट, सृजन मीन्स क्रिएट, ना तो उसका क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, और न ही विनाश किया जा सकता। भाई ना तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई मास बनाया जा सकता है किसी भी एलिमेंट का, और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। समझे ना, मतलब कि कोई भी कितनी भी रासायनिक अभिक्रिया कर लें, किसी भी तत्व के मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता, उसका मान फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। भाई जो है उसका मान फिक्स रहेगा। ये किसने बोला लिवाइजियर ने, ये किसने बोला लिवाइजियर ने दिया। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसकी मोस्ट हेडिंग क्या थी भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के मास का ना तो सर्जन किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसका विनाश किया जा सकता, ना ही उसका खत्म किया जा सकता है। ये किसने बोला, ये क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद एक और रूल आया, वो क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड रूल क्या आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। शिथिल अनुपात का नियम, शिथिल अनुपात का नियम ये कब आया 1799 में। और पूछे तो किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने इन 1799 में। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया भाई, कोई भी यौगिक है रासायनिक अभिक्रिया में, कोई यौगिक बनेगा रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी यौगिक बनेगा। ये तो हमने इजीली से जाना, हमने ये भी पता है यौगिक मीन्स कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कब बनेगा भाई, दो एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इजीली से जान लिया था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, जोसेफ ने क्या रूल बोला इसके अकॉर्डिंग, भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कंपाउंड बनेगा जो उसमें सम्मिलित सभी तत्वों का अनुपात समान रहेगा। उसमें सम्मिलित सभी तत्वों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। कैसे रहेगा देखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से आइडेंटिफिकेशन देता हूं। देखो अज्यूम कीजिए कि पानी ही बनाना है, H+ में O2 H2O।
भाई H अकेला नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया 2H2O, है ना, 2H2O। फॉर्मूला तो यही बनेगा ना। तो ये क्या है इसका रिएक्टेंट, ये क्या है इसका रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया भाई जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास का रेशो है वो फिक्स रहेगा। कितनी भी केमिकल इक्वेशन कर लें, कितनी भी केमिकल इक्वेशन कर लें, जो रिएक्टेंट है अभिकारक के मास का रेशो और प्रोडक्ट के मास का रेशो क्या रहेगा फिक्स रहेगा। देखो कैसे भाई, अब ये पानी बना है, हर जगह पानी का तो H2 ही फॉर्मूला है, हर जगह पानी का फॉर्मूला क्या है H2O। अब H का एटॉमिक नंबर कितना 1, एटॉमिक मास कितना इसका 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, एटॉमिक मास कितना 16, एटॉमिक मास कितना 16। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेगा, अब H2O है, H2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 16। अब सर 2 कैसे आ गया भाई, एटॉमिक मास सॉरी 1 ही होगा, लेकिन 2 है ना, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। तो एटॉमिक मास कितना इसका 2, इसका कितना टोटल 16, तो टोटल कितना 18, टोटल कितना 18 बन रहा है। अब जो इनका रेशो है, इनका रेशो क्या है 2 रेशो, इनका रेशो क्या है देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो क्या है 2:16 है, तो ये क्या होगा 1:8 होगा, तो ये क्या होगा 1:8 होगा। तो आप पानी कहीं से भी लीजिए, पानी कहीं से भी लीजिए तो हर एवरी जगह से आपको पानी का रेशो क्या मिलने वाला है 1:8 ही मिलने वाला। अगर आप कहीं से भी पानी लोगे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो का क्या मिलेगा अनुपात, आपको 1:8 ही मिलने वाला है। ऐसे ही एग्जाम्पल उठा लो अमोनिया का, अमोनिया का भी रेशो कितना रहने वाला है 14:3, 14:3। 14 कैसे सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, एटॉमिक मास कितना 14। ये आगे की क्लास में समझेगी सर एटॉमिक नंबर 7 कैसे है, एटॉमिक मास 14 कैसे, ये आगे की क्लास में हम इजीली से समझेंगे। एक तुम्हें इजी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे ही एज्यूम मान के चलो, एक बार समझ के चलो, ठीक है ना। तो क्या है एटॉमिक मास कितना इसका 14 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन इतना 3 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 3। तो अमोनिया कहाँ से भी निर्मित किया जाए, कैसे भी बनाया जाए अमोनिया, हमेशा उसमें नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रेशो क्या रहने वाला है 14:3 ही रहने वाला है। तो हमने 2 रूल रेगुलेशन इजी से समझाने। आगे की क्लास में हम क्या जानेंगे कि डाल्टन ने क्या थ्योरी दी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज क्या होगी। अच्छी बात यह है अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज नहीं हुई है अभी तक एक बेस चल रहा था। अब तक सभी के सभी अपनी क्या दे रहे थे, थ्योरी दे रहे थे, समझे ना। तो आगे की क्लास में क्या जानेंगे हम, डाल्टन ने क्या थ्योरी दी थी, डाल्टन के बाद किस किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज करी, तो ये हम आगे की क्लास में जानेंगे। अब का इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट, बाकी का हम आगे की क्लास में रखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट डियर स्टूडेंट। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट रहता है, इसका बहुत से स्टूडेंट का वीक पॉइंट रहता है। इसको बिल्कुल ईजी से, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा हाई लेवल तक करेंगे, और इसके बारे में आपको पीडीएफ भी और हर प्रकार के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी साथ साथ में। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी पहली बार वीडियो देखी हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगामी क्लास है जो टाइमली मिलती रहे, और नोटिफिकेशन का भी ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे, नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। और एवरी डे हमारी क्लास 8 बजे ही होगी डियर स्टूडेंट्स,
एवरीडे हमारी क्लास 8 बजे ही होगी, शाम को 8 बजे ही होती है हमारी क्लास। तो डियर स्टूडेंट सबके सब जुड़ा करो क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, और कमेंट में जरूर होना चाहिए, कमेंट जरूर किया करो क्लास में, सर ये हमें अच्छा लगा, सर ऐसे क्वेश्चन भी पुट अप किया करो कि सर हमें ये क्वेश्चन पूछना, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना डियर स्टूडेंट। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।